हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए सेशन में। लास्ट सेशन में हमने देखा स्थल मंडल। तो स्थल मंडल में हम देख रहे थे ज्वालामुखी, पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप। आज हम देख रहे हैं जल मंडल, हाइड्रोस्फीयर। अगर हम देखें जल मंडल को तो पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल है 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर, जिसमें से जल है 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर और भूमंडल या स्थल मंडल है 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर। और हम देखें इसको प्रतिशत में बांट कर देखें तो पूरी पृथ्वी का 70.8% जल है और 29.2% स्थल है। और इस जल को अगर देखें जो कि 70.8% है, इसमें से 97.5% जल समुद्र में है और खारा है। केवल 2.5% लगभग जल ऐसा है जो पीने योग्य है। कैसा है? पीने योग्य। अगर हम देखें तो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, लगभग 16 करोड़ वर्ग किलोमीटर, जो कि स्थल मंडल से भी बड़ा है। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले पृथ्वी का 70.8% क्षेत्रफल, 70.8% क्षेत्रफल पर जल है, जबकि पृथ्वी के 29.2% क्षेत्रफल पर स्थल यानी कि जमीन है। अगर हम देखें तो सबसे बड़े क्षेत्रफल में देखें महासागरों को, तो सबसे पहला महासागर है पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल 16 करोड़ 52 लाख 46,200 वर्ग किलोमीटर, 16 करोड़ 52 लाख 46,200 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल समुद्र के क्षेत्रफल का 45.7% है, 45.7%। दूसरा महासागर है एटलांटिक ओशियन। एटलांटिक ओशियन यानी कि अंध महासागर, कितना क्षेत्रफल है? तो 8 करोड़ 24 लाख 41,500 वर्ग किलोमीटर, जो कुल समुद्र के क्षेत्रफल का 22.8% है। अगला है इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। हिंद महासागर का जो क्षेत्रफल है वह है 7 करोड़ 34 लाख 42,700 वर्ग किलोमीटर, जो कुल समुद्र के क्षेत्रफल का, कुल जलमंडल के क्षेत्रफल का 20% है। कितना है? 20%। अगला, हम यह जानते हैं कि पृथ्वी का सबसे उच्चतम बिंदु माउंट एवरेस्ट है। कितनी ऊंचाई है? 8,848 मीटर। किंतु कुछ पृथ्वी की गहराइयां भी हैं, या फिर करें ओशियनिक डीप, ओशियनिक डीप, समुद्री गर्त। क्या बोलते हैं? समुद्री गर्त। तो जो गहराइयां हैं वो अलग अलग हैं। तो अब हम देखेंगे ओशियनिक डीप्स को। और सबसे गहरा अगर बिंदु पूछ ले तो पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु क्या है, तो आप बताएंगे मैरियाना ट्रेंच। क्या है? मैरियाना ट्रेंच। कितना है? 11,033 मीटर, यानी लगभग 11 किलोमीटर। कहां पर है? उत्तरी प्रशांत महासागर, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, उत्तरी प्रशांत महासागर। दूसरा टोंगा, जिसे एल्ड्रिच भी कहते हैं, टोंगा। एल्ड्रिच का कितना है? 10,882 मीटर, लगभग 10.8 किलोमीटर। और यह कहां है? साउथ पैसिफिक ओशन, दक्षिण प्रशांत महासागर। अगला है जापान। जापान को अगर देखें तो जापान की जो पॉइंट पर गहराई है वो कितना है? 10,554 मीटर, यानी कि 10.5 किलोमीटर, उत्तरी प्रशांत महासागर, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। अगला है क्यूराइल, यह भी जापान के पास है। क्यूराइल कितना है? 10,498 मीटर, 10,498, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 10.5 किलोमीटर। कहां है? सखालिन द्वीप, सखालिन द्वीप पैसिफिक ओशियन। अगला है सुंडा, सुंडा या जावा, कल ही बता रहे थे द्वीप में। तो सुंडा, जावा, बोर्निया, सुमात्रा किसके द्वीप हैं? इंडोनेशिया के। किसके द्वीप है? इंडोनेशिया के। और इंडोनेशिया किस महासागर के अंतर्गत आता है? तो हिंद महासागर। किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो सुंडा या जावा कितना गहराई है? 7,450 मीटर, यानी कि 7.5 किलोमीटर। किस महासागर का हिस्सा है? हिंद महासागर का।
किस महाद्वीप में आता है, तो आप बताएंगे एशिया महाद्वीप में आता है। तो हमने गर्त देखे, अब देखेंगे हम महासागरों को सेपरेटली। सबसे पहले देखेंगे प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। अगर हम इसकी बात करें तो इसका क्षेत्रफल, जो पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल है उसका 1/3 है। कितना है? 1/3, लगभग 1/3 क्षेत्रफल लिए बैठे हैं। ठीक है, लंबाई कितनी है? तो लंबाई है 14,880 किलोमीटर और चौड़ाई कितनी है? 16,000 किलोमीटर। तो लंबाई है 14,880 किलोमीटर और चौड़ाई है 16,000 किलोमीटर। क्षेत्रफल कितना है? तो 16,52,46,200 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल पृथ्वी के क्षेत्रफल का 1/3 भाग है। कितना है? 1/3। अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर, अगर हम इसको देखें तो इसका क्षेत्रफल पृथ्वी के क्षेत्रफल का 1/6 भाग है। कितना है? 8,24,41,500 वर्ग किलोमीटर। इसी में आता है बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसा विवादित स्थान है जहां से कहा जाता है कि कोई भी हवाई जहाज या कोई जल, यानी कि कोई एरोप्लेन हो या वाटरशिप हो, वो डूब जाता है। कहां पर? बरमूडा ट्रायंगल में। बरमूडा ट्रायंगल किसका हिस्सा? अटलांटिक ओशियन का। इसी में कैरेबियन सी आता है। जितने भी वेस्ट इंडीज के कंट्रीज हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं, चाहे त्रिनिदाद एंड टोबैगो हो, क्यूबा भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, और भी कंट्रीज अटलांटिक ओशियन के अंतर्गत ही आते हैं, अंदर ही आते हैं। अटलांटिक ओशियन पृथ्वी का कितना है? 1/6 क्षेत्रफल। अगला है हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, एक अकेला महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, भारत के नाम पर। हिंद महासागर देश के ऊपर इसका नाम है, पहली बात। दूसरा, चारों तरफ से महाद्वीपों से घिरा हुआ है। अगर देखें हिंद महासागर के ऊपर यानी कि उत्तर में एशिया है, इसके पश्चिम में अफ्रीका है, इसके दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया है, इसके पूर्व में एशिया है। तो चारों तरफ से महाद्वीप से घिरा एक कैसा है? महासागर है। और जो चीज अगर महाद्वीप से घिरी हुई है उसका तापमान अमूमन और चीजों से ज्यादा होता है। तो हिंद महासागर का तापमान अमूमन थोड़ा ज्यादा होता है इन दोनों ओशियन से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भूभौतिकी क्रियाएं महाद्वीप पर ज्यादा होती है, तो वहां का तापमान बढ़ता है, वहां का तापमान बढ़ता है। अब देखते हैं महासागरीय लवणता, सैलिनिटी। क्या होता है लवणता? कि पानी कितना खारा है, पानी कितना खारा है, यह बात लवणता बताती है। तो इसको नापा जाता है 1000 ग्राम में लवण की मात्रा। आपने 1 kg पानी लिया और उसको क्या किया? वेपर किया, पानी उड़ जाएगा और उसमें लवण जो है वो क्या रह जाएंगे? नीचे रह जाएंगे। जितने लवण रह जाएंगे, मान लीजिए 1 kg पानी को मतलब 1000 ग्राम और पानी जो है उड़ गया, तो उसमें बचा मान लीजिए 50 ग्राम। तो इसकी लवणता कितनी हो गई? 50 ग्राम हो गई 1000 ग्राम पर। तो इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे 35 ग्राम बचा 1000 ग्राम में, तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं, 1000 ग्राम में 35 ग्राम लवणता। एवरेज लवणता जो नापी गई है वो है 35%। कितनी है? 35%। दूसरा, अब जो लवण हमें मिलते हैं सामान्यतः नमक बोल देते हैं, उसे क्या बोल देते हैं? नमक। केवल नमक नहीं होता है, नमक तो NaCl है, सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक का जो रासायनिक नाम है वह क्या है? सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड कितना होता है? 77.8% टोटल लवण का। कितना? अगर 35 ग्राम में देखें तो 27.21 ग्राम। मैग्नीशियम क्लोराइड भी होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड कितना होता है? 3.8%, लगभग 11%। मैग्नीशियम सल्फेट 1.66 ग्राम, कितना? 4.7%। कितना? 4.7%। तो सोडियम क्लोराइड क्या होता है? सबसे ज्यादा, जो कि साधारण नमक होता है। तो लवणता में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा क्या होता है? नमक होता है। और लवणता को हम जब नापते हैं तो किसमें नापते हैं? 1000 ग्राम पानी को जब सुखाया जाता है, उसको वेपर किया जाता है, तो सूखने के बाद जो लवण बचता है उसे क्या बोलते हैं? लवणता बोलते हैं। दुनिया में सबसे अधिक लवणता कहां मिलती है आपको? वान झील तुर्की में। वान झील कहां है?
तुर्की में। कल हमने एक बेकाल झील देख रहे थे, दुनिया की सबसे गहरी झील कहां थी? रूस में। ये कौन सी है? वान झील, दुनिया की सबसे खारे पानी की झील वान झील तुर्की। कितना है? 330 ग्राम, यानी कि 1000 ग्राम पानी में 330 ग्राम नमक निकलता है इसमें। कितना खारा पानी होगा, पीने योग्य तो छोड़िए, मुंह में डालने लायक नहीं होगा, इतना कड़वा होगा। मृत सागर डेड सी कितना होता है? 238 ग्राम। 1 केजी पानी में 238 ग्राम आपका क्या होता है? नमक या फिर लवण होता है। इंडिया की सबसे खारे पानी की झील हमने कल बताई थी, सांभर झील राजस्थान में। कितना है? 205 ग्राम। 1 केजी पानी में 1000 ग्राम पानी में 205 ग्राम क्या निकलता है? नमक निकलता है। 205 ग्राम नमक निकलता है। तो वान झील दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की क्या है? झील। कितना है? 330 ग्राम। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो आप बताएंगे सांभर झील राजस्थान। कितना? 205 ग्राम 1000 ग्राम पानी में। अगला, अब हम देखेंगे महासागरीय धाराओं को, ओशियनिक करंट्स। अगर हम महासागरीय धाराओं की बात करें तो धाराएं क्या होती है? तो महासागरीय धाराएं होती हैं कि महासागर का जो पानी है जब एक निश्चित दिशा में एक निश्चित गति से गति करता है, निश्चित स्पीड से क्या करता है? वो गति करता है, तो उसे क्या कहते हैं? महासागरीय धाराएं। हम सभी धाराओं को अलग अलग देखेंगे। प्रशांत महासागर की धाराएं, अटलांटिक ओशियन की धाराएं, हिंद महासागर की धाराएं, और इनमें भी 2 डायवर्जन है, गर्म जल धाराएं और ठंडी जल धाराएं। गर्म जल धाराएं तथा ठंडी जल धाराएं। तो सबसे पहले प्रशांत महासागर की धाराएं, पैसिफिक ओशियन, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। कुल पृथ्वी का 1/3 भाग अपने को क्या रखा है? स्थापित किए हुए हैं। तो प्रशांत महासागर की पहले देखेंगे गर्म जल धाराएं। गर्म जल धाराएं कौन सी हैं? तो आप देखेंगे क्यूरोशियो। क्यूरोशियो जापान के तट पर है, जापान के तट पर क्यूरोशियो। कैसी है? गर्म जल धारा। एल नीनो पेरू के तट पर है। कौन से तट पर है? पेरू के तट पर। एल नीनो यह भारत के मौसम पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है। एल नीनो गर्म जल धारा। सुसीमा, सुसीमा यह कैसी है? गर्म जल धारा। और अलास्का यूएसए के पास, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्या है? अलास्का। कैसी धारा है? गर्म जल धारा। अब देखेंगे हम प्रशांत महासागर की ठंडी जल धाराओं को। सबसे पहले ओखाटस्क। ओखाटस्क जो है तो कैसी है? ठंडी जल धारा। कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया अगर देखें तो ठंडी जल धारा। हम्बोल्ट या पेरू जल धारा कौन सी है? ठंडी जल धारा। और ओयोशियो, ओयोशियो भी जापान के तट पर है। कैसी है? ठंडी। यह इसके विपरीत है, यह गर्म है और यह ठंडी है। क्यूरोशियो क्या है? गर्म है, और ओयोशियो कैसी है? ठंडी है। एल नीनो के विपरीत है पेरू या हम्बोल्ट धारा। हम्बोल्ट धारा, एल नीनो गर्म है और पेरू या हम्बोल्ट ठंडी है। अगला देखेंगे हिंद महासागर, इंडियन ओशियन की करेंट्स यानी कि धाराओं को। सबसे पहले गर्म जल धाराएं। पहली है अगुलास। क्या है? अगुलास। कैसी है? गर्म। अगली है मोजाम्बिक, मोजाम्बिक धारा। मोजाम्बिक धारा कैसी है? गर्म। मेडागास्कर, कल द्वीप देख रहे थे तो द्वीपों में हमने हिंद महासागर का एक द्वीप देखा श्रीलंका, एक देखा मेडागास्कर, ये सब सुमात्रा, ये सब किसके द्वीप हैं? तो आप बताएंगे हिंद महासागर के। तो मेडागास्कर जो धारा है वो कैसी है? गर्म जल धारा। हमारे यहाँ जो मानसून आता है भारत में वो किससे आता है? दक्षिण पश्चिम मानसून, साउथ वेस्ट मानसून की हवाएं आती हैं और वह क्या करती हैं? वर्षा करती हैं। केरल से शुरुआत होती है। तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून की धाराएं हैं वो कैसी धाराएं? गर्म जल धाराएं। और ठंडी कौन सी है? तो ठंडी आप देखेंगे पश्चिमी पवन प्रवाह, पश्चिम पवन प्रवाह। दूसरा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा कैसी धारा है? ठंडी जल धारा। अगला अटलांटिक महासागर की धाराएं। तो अटलांटिक ओशियन अगर हम देखें तो अटलांटिक ओशियन की गर्म जल धारा। सबसे पहले देखेंगे ब्राजील धारा। क्या है? ब्राजील धारा। गल्फ स्ट्रीम, गिनी धारा, फ्लोरिडा धारा। तो ब्राजील, गल्फ स्ट्रीम, गिनी तथा फ्लोरिडा कैसी है? गर्म जल धारा। एक क्रम में याद कर सकते हैं। पहली है ब्राजील, गल्फ स्ट्रीम, गिनी और फ्लोरिडा धारा कैसी है? गर्म जल धारा। ठंडी लेब्राडोर, कनारी, बेंगुएला और फॉकलैंड। सबसे पहले लेब्राडोर, कनारी, बेंगुएला और फॉकलैंड
कैसी जलधाराएं? ठंडी जलधाराएं। किसकी? अटलांटिक महासागर की। तो बड़ा सिंपल है, इनको याद रखना, एक ही क्रम में याद रखें। सबसे पहले गर्म में सबसे पहले ब्राजील, गल्फ स्ट्रीम, गिनी और फिर फ्लोरिडा धारा। ठंडे में जब याद करेंगे तो लेब्राडोर, कनारी, बेंगुएला और फॉकलैंड। 4 जलधाराएं ठंडी हैं, 4 जलधाराएं गर्म हैं। फिर उसके बाद समुद्र की लहरें ऊपर उठती हैं और फिर नीचे आती हैं। जब वो ऊपर उठती हैं उसे बोलते हैं ज्वार, नीप, और जब वो नीचे जाती हैं तो उसे बोलते हैं टाइड, नीप एंड टाइड, ज्वार भाटा। तो ज्वार भाटाएं जो होती हैं, समुद्र की लहरों का ऊपर उठना ज्वार है और नीचे जाना भाटा है। यह होता किसके कारण है? तो ज्वार एवं भाटाएं समुद्र में जो आती हैं वो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। ऐसा सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्र की लहरों में ज्वार और भाटाएं बनते हैं। ऊपर जाने को ज्वार और नीचे आने को भाटा कहते हैं। 24 घंटे में 2 बार ऊंचे ज्वार बनते हैं और 2 बार नीचे भाटा बनते हैं। सबसे ऊंचे ज्वार कब आते हैं? पूर्णिमा और अमावस्या को। सबसे ऊंचे ज्वार कब आते हैं? पूर्णिमा और अमावस्या को। सबसे अच्छे या सबसे नीचे भाटा कब आते हैं? वो भी पूर्णिमा और अमावस्या को आते हैं। किंतु सप्तमी जो तिथि होती है, सप्तमी और अष्टमी, वह न्यूनतम कर देते हैं। वो क्या कर देते हैं? न्यूनतम। जैसे आपने देखा होगा हिंदू महीने में प्रथमा से लेकर चतुर्दशी और चतुर्दशी का पूर्णिमा या अमावस्या आती है। तो पूर्णिमा जो अमावस्या आती है, अगर उसे देखें तो वो क्या है? पूर्णिमा अमावस्या। तो पूर्णिमा अमावस्या को सबसे अधिक चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उस कारण सबसे ऊंचे ज्वार और सबसे नीचे भाटा बनते हैं। तो 24 घंटे में 2 बार ज्वार आते हैं और 2 बार भाटा। सबसे ज्यादा कब आते हैं सबसे ऊंचे? तो आप बताएंगे पूर्णिमा और अमावस्या को। सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण ज्वार और भाटाएं आते हैं। तो आपने देखा आज जलमंडल में सबसे पहले महासागर, फिर गर्त, फिर अलग अलग तीनों महासागरों को देखा, फिर महासागरीय लवणता को देखा, खारेपन को देखा, सबसे ज्यादा कहाँ है खारापन, वान झील तुर्की, यह भी देखा। सभी महासागरों की गर्म और ठंडी जलधाराओं को देखा। यहाँ से प्रश्न बहुत बनता है, कौन सी जलधारा गर्म है या ठंडी है, कौन से महासागर की धारा, यह पूछा जाता है। दूसरा, ज्वार भाटा क्या होते हैं, ज्वार कब बनते हैं, भाटा कब बनते हैं, और इन्हीं ज्वार भाटाओं से ज्वारीय समुद्री ऊर्जा का जन्म होता है, यह बात भी आपको पता होगी। तो यह इंपॉर्टेंट सेशन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार।